सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल एंड कंडक्टर लास्ट डिस्कस किया हुआ था। आज के सेशन में हम लोग कंस्ट्रक्शन पे डिस्कशन करेंगे कि डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर डिटेल डिस्कशन होगा। राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आरआरबी 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा चुका है। सीबीटी 2 का जो कोर्स है वो 499 में अवेलेबल है एंड सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है फॉर अपकमिंग फ्यूचर आरआरबी एग्जामिनेशन। राइट। सीबीटी 1 भी अगर आपको एनरोल करना है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तो आप 777 में अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज 499 पे करके सीबीटी 2 ही इंडिविजुअल पर एनरोल कर सकते हैं उसमें। गेट 2028 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 6,666 रुपीज़ है। राइट। गेट 26 का कोर्स 2,222 में अवेलेबल है। 27 का कोर्स 4,444 में एंड 28 का कोर्स 6,666 रुपीज़ में। गेट अकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस है जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई, 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, 777 में ऑल स्टेट ई जेई एग्जामिनेशन, 777 में स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1,111 रुपीज़ में। ईएससी नॉन टेक्निकल यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरीके के जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो 777 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड इंडिविजुअल कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि अगर आपको नेटवर्क में, पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में या सिग्नल सिस्टम में या और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप इजीली एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी की वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी, उस पर इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं आप। गेट एक्सटेंशन फॉर 2026 की 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे, कोर्स एनरोल किए हुए थे एंड 26 के लिए अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 1,111 रुपीज़ पे करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन कोर्सेज को। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स एंड मेंस आपको 1,111 रुपीज़ में कवर कराया जाए। गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए तो बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। टेस्ट देना एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस समय पे, जिसकी प्राइस 333 है। गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की इसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर इस 76 टेस्ट को बेहतरीन एनालिसिस के साथ आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका रैंक डेफिनेटली ऑफिशियल गेट पेपर में एनहांस होगा। इस टेस्ट को देने से आपको अपनी जो सिली मिस्टेक्स कहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या 2 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, टॉपर्स के साथ जो AIR रैंकर्स हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा और कौन सा वीक पोर्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, इनका आइडिया होगा। कहाँ पे और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल जो गेट पेपर होगा उसमें आपका रैंक डेफिनेटली एनहांस होगा। राइट। और गेट का जो टेस्ट सीरीज है, जो भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एज पर द ऑफिशियल गेट सिलेबस, और पैटर्न जो कि गेट का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी 76 टेस्ट हैं, यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगे। गेट में जनरल एप्टीट्यूड 13 से 15 मार्क्स का वेटेज होता है, इसका अच्छा खासा वेटेज है, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा वेटेज है। तो एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करेंगे अगर आप, तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंचेंगे गेट एकेडमी की, जिसकी प्राइस 222 है, प्लस GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स।
इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसी डिस्कशन को एक्सटेंड करते हुए हम लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर आउटर बॉडी होती है एंड एक रोटर होती है, जो कि इनर बॉडी आपको ब्लू कलर के पेन से देखने के लिए मिल रही है, या आउटर बॉडी ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ की गई है, राइट। तो जैसा कि देख के समझ में आ रहा है, ये 4 पोल मशीन है। 4 पोल्स के लिए इस मशीन को वाउंड किया गया है। यहाँ पे एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। और ये पोल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो आपको सॉलिड परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन विच आर हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर। तो हमारा परमानेंट मैग्नेट से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में कंट्रोलेबिलिटी नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप करंट इंजेक्ट करके फ्लक्स जितना मर्जी है उतना क्रिएट कर सकते हैं, फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उसके स्पीड कंट्रोल करने के लिए, या फिर ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए, लाइक दैट, राइट। So to have the control over the field, we have to use electromagnets here, because we are not talking about small toys, we are talking about electrical machines, right। तो NS इस तरीके से अल्टरनेट पोल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अल्टरनेट पोल्स मतलब कि इसी को बोलते हैं हम लोग हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर, राइट। कि N के बाद उसका एडजेसेंट पोल क्या है, S पोल है, ना कि N पोल। N कम एडजेसेंट पोल्स नहीं हो सकते। N है तो एडजेसेंट पोल क्या होगा, S, देन एडजेसेंट N, देन एडजेसेंट S, देन एडजेसेंट N। तो अल्टरनेट N और S पोल्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर और हेट्रोपोलर मशीन्स। एक मशीन होती है होमोपोलर मशीन, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना कि इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलेगा, ना कि आपके जनरल पर्पस में देखने के लिए मिलेगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी वेरी स्पेशल केसेस में आपको म्यूजियम वगैरह में होमोपोलर मशीन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। तो जैसे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर का पार्ट और दूसरा रोटर का पार्ट। तो ये आपको रोटर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। ये जो मिडिल वाला पोर्शन, और ये शाफ्ट की है कि रोटर में ही शाफ्ट असेंबल्ड होता है, बीचों बीच में इंसर्टेड रहता है। तो इस तरीके से रोटर है, बीचों बीच शाफ्ट इंसर्टेड है। और की काइंड ऑफ अरेंजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि इसको अगर सर्कुलर रखेंगे तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो इन दोनों रोटर और शाफ्ट को एक साथ रन करना है, राइट। और शाफ्ट की ना रखें अगर हम लोग, तो क्या होगा कि सर्कुलर रहे अगर ये, तो ये इमीडिएटली स्लिप हो जाएगा। स्लिपिंग फिनोमिना को रोकने के लिए हम लोग की काइंड ऑफ अरेंजमेंट करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन पर्पज से कि इतना पार्ट रोटर का है, हम लोगों ने शाफ्ट की से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये आउटर बॉडी जो कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं योक ऑफ मशीन। जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम लोग डिस्कस करते थे, इस तरीके से फ्रेम रहता था ट्रांसफार्मर का। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते थे योक, इस वाले और इस वाले पार्ट को योक, और इस वाले और इस वाले को लिम्ब बोलते थे, लिम्ब, राइट। तो लाइक दैट कि आउटर पार्ट जो होता है मशीन का, उसको हम लोग योक कहते हैं। किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का जो आउटर पेरीफेरी होता है उसको योक कहते हैं, राइट। तो ये ब्लैक कलर के पेन से डबल सर्कल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, डबल सर्कल। और यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम आउटवर्ड देखने के लिए मिल रहा है, एन और एस पोल्स देखने के लिए मिल रहा है। अब ये एन और एस पोल्स क्योंकि परमानेंट पोल्स नहीं है, तो आपको कुछ इस तरीके से एक बार कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, नॉट एन इशू।
लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे एक पोल आउटवर्ड विजिबल है, देख लीजिएगा, आप लोग प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे एक पोल है एंड यहाँ पे एक पोल है, आप लोग प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, और लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। तो जस्ट अ सेकेंड। होप इट इज विजिबल टू यू। व्हाट हैपेंस? नाउ इट इज ओके, राइट। तो इसको ये वाला पार्ट हम लोग स्टेटर के नाम से जान सकते हैं। एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। राइट, नाउ इट इज ओके। तो यहाँ पे शाफ्ट की रिप्रेजेंट किया हुआ है, शाफ्ट की, शाफ्ट की। और इसको हम लोग रोटर कह रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रोटर कह रहे हैं, रोटर। जस्ट अ सेकेंड।
रोटर, राइट। और ये आउटर बॉडी जो है इसको हम लोग स्टेटर कह रहे हैं। दिस वन इज स्टेटर। और ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट है कि आप एयर में तो रखेंगे नहीं मशीन को, अर्थ में ही रिवेट करके रखेंगे। सॉरी। तो ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट है कि अर्थ में आप रिवेट करके रखेंगे। और ये बुल आई सिंबल जो है वो कि स्टेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं बुल आई। बुल आई का क्या मतलब होता है कि हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमिना होता है ये। इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मशीन इन इंडस्ट्रीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द हेल्प ऑफ क्रेन, वी आर यूजिंग बुल आई। हुकिंग फिनोमिना होता है ये, राइट। और ये वाला जो आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग योक के नाम से जानते हैं, योक। और इस तरीके से यहाँ पे इसको शाफ्ट की के नाम से जानते हैं हम लोग, कि स्लिपिंग फिनोमिना रोकने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, शाफ्ट की। शाफ्ट की, राइट। एंड इस तरीके से पोल्स का अरेंजमेंट है स्टेटर में। पोल्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। स्टेटर का जितना भी पार्ट है, क्योंकि बुल आई ब्लैक कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अब ब्लैक कलर के पेन से कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे इस पिक्चर में वो कि स्टेटर का पार्ट होगा, राइट। कुछ इस तरीके से समझिएगा। अब यहाँ पे फाइंडिंग्स, सेंस ऑफ फाइंडिंग, यहाँ से एक वायर आया है, एक वायर यहाँ से लिए, इस तरीके से निकाल लिए, राइट। और फिर यहाँ पे इंसर्ट किए। देखिए सेंस ऑफ फाइंडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंस ऑफ फाइंडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया हुआ है। अदरवाइज सेंस ऑफ फाइंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। एज ऑफ नाउ नीड नहीं है, आप लोग उस पर फोकस मत करिएगा। तो यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई दिए, डीसी एक्साइटेशन, प्लस माइनस बैटरी वगैरह से कनेक्ट किए, तो करंट सर्कुलेट होगा, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट, डीसी करंट। तो जिसके कारण किसी भी पोल में, अगर इस तरीके से पोल है, और यहाँ पे वाइंडिंग की गई है, और इसमें डीसी एक्साइटेशन कर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोज करिए करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ऐसे फ्लो करेगी और यहाँ से बाहर आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन से। तो राइट हैंड थंब रूल या फिर लेट मी इन्वर्ट दी करंट डायरेक्शन।
कि डीसी सप्लाई आप कुछ इस तरीके से अगर देते हैं, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस किया, तो प्लस से करंट इंसर्ट हो रही है, मतलब ऐसे टॉप में डाउन अपवर्ड आएगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से बाहर आ जाएगी, ये करंट आई है। तो लिम्ब ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, राइट। पोल पोल कोर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, और सेंस ऑफ वाइंडिंग इस डायरेक्शन में है। तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से हम लोगों को करंट का अगर डायरेक्शन मालूम है तो फ्लक्स का डायरेक्शन हम लोगों को पता चल जाता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि इतनी सारी मशीन आपने पढ़ लिया, इसका बेसिक आइडिया होगा। तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा। अब किसी भी पोल से अगर फ्लक्स लाइंस निकल रही है, वो कौन सा पोल होता है, एन पोल बन जाता है, राइट। तो ये कौन सा पोल बन गया, एन पोल। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर एस पोल बनाना है हम लोगों को, तो अगर एस पोल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको अगर एस पोल बनाना है हम लोगों को, तो करंट का सेंस बदल दीजिए, या फिर सेंस ऑफ वाइंडिंग बदल दीजिए। अब करंट हम लोग कुछ इस तरीके से इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, करंट ऐसा फ्लो करेगा, ऐसा इस डायरेक्शन में होगा। अब राइट हैंड थंब रूल, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से करंट अगर इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में होंगी, और मतलब कि सराउंडिंग से फ्लक्स इस पोल में इंटर कर रही हैं, और फ्लक्स का डायरेक्शन अगर ये है, तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल पे फ्लक्स इंटर करती है। क्योंकि कोई भी बार मैग्नेट होता है, कोई भी बार मैग्नेट है अगर, तो वहाँ पे फ्लक्स का जो फ्लो होता है, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, एस पोल पे इंटर करती हैं, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, एस पोल पे इंटर करती हैं, राइट। इस डायरेक्शन में होता है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट कैसा होता है, एस टू एन। आउटसाइड द मैग्नेट एन टू एस, एंड इनसाइड द मैग्नेट एस टू एन। इस तरीके से फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलती है, राइट। तो होप इट इज क्लियर टू यू। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस चीज़ को, पूरे के पूरे पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट करते हैं एक जगह पे। फिर इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ पे ले आइए। इट इज ओके, राइट, कि आपने एन और एस पोल्स कैसे बनाए। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग सेंस ऑफ द वाइंडिंग पे यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैंडमली हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। तो करंट की वजह से लेट सपोज कि यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे करना है वो आपको पता चल चुका है। अब आप सेंस ऑफ वाइंडिंग चाहें तो अपने पेन कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं उसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एन एस इस तरीके से अल्टरनेट पोल्स का फॉर्मेशन कर लेना है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पोल्स। पोल्स, यहाँ से फ्लक्स लाइंस कैसे निकलेंगी, देखिए एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, और इस तरीके से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी टोटल।
एन पोल से निकलती हैं एस पोल पे एंटर करेंगी तो आधी फ्लक्स लाइंस इधर जाएंगी। लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली। एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं तो एस पोल पे एंटर करेंगी और आधी फ्लक्स लाइंस इसकी इधर जाएंगी। टोटल फ्लक्स कितनी निकल रही है एन पोल से? 5। टोटल फ्लक्स यहाँ से 5 निकल रही है, जिसमें 5/2 एस पोल पे जा रही है इस ऊपर वाले पे, और 5/2 नीचे वाले बॉटम वाले एस पोल पे एंटर कर रही है, राइट। अब इनसाइड द मैग्नेट फ्लक्स कैसे फ्लो करता है? एस टू एन। ये तो सराउंडिंग है ना, ये तो सराउंडिंग था कि एन पोल से निकली, एयर में एंटर की एंड देन अगेन एस पोल पे एंटर कर रही हैं। अब इनसाइड द मैग्नेट कैसा होगा, इनसाइड द मटेरियल कैसा होगा? एस टू एन फ्लक्स लाइंस ट्रेवल करेंगे, एस टू एन। तो ये 5/2 ऐसा, यहाँ से निकली, यहाँ पे एंटर की एंड देन इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो कर रही है। यहाँ से निकली, यहाँ पे एंटर की, अब यहाँ पे कैसा होगा, ये मटेरियल से होते हुए इस योग से अपना पाथ कंप्लीट करेंगे, योग से अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी कितनी फ्लक्स देखने के लिए मिल रही है? 5/2, 5/2। सिमिलरली यहाँ से भी आधी फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, आधी फ्लक्स लाइंस इधर से, तो 5/2 यहाँ से निकली, 5/2 और 5/2 फ्लक्स लाइंस यहाँ से निकली, तो ये एस पोल पे ऐसे एंटर करेंगी एंड इनसाइड द मटेरियल कैसा होगा? एस टू एन ट्रेवल करेंगी कुछ इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पे एंटर करेंगी और फिर इनसाइड द मटेरियल कैसी होंगी? एस टू एन, कुछ इस डायरेक्शन में। तो 5/2 फ्लक्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा और 5/2 फ्लक्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल योग में अगर कोई पूछता है, ये आउटर फ्रेम जो होता है उसको योग बोलते हैं, कि योग में ऑलवेज कितनी फ्लक्स देखने के लिए मिल रही है? योग में ऑलवेज 5/2 फ्लक्स देखने के लिए मिल रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके बेसिस पे एमसीक्यूज फ्रेम किए जाते हैं कि योग में कितनी फ्लक्स लाइंस रहती हैं। तो ऑलवेज योग में 5/2 फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही है, 5/2 फ्लक्स लाइंस, राइट। अब चलिए हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो योग में ऑलवेज 5/2 फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरीके से ग्रीन कलर के पेन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, जो कि आर्मेचर को भी कट कर रही है। इसको आर्मेचर भी बोल रहे हैं ना हम लोग, ये जो रोटर है वहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड है, इसलिए हम लोग इसको आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जान रहे हैं। और ये जो वाइंडिंग है जहाँ पे डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड किया हुआ था, कहीं पे भी जहाँ पे डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और ये रोटर में इस तरीके से कट करके स्लॉट्स प्रोवाइड करके यहाँ पे कंडक्टर्स का प्लेसमेंट किए हुए हैं, कंडक्टर्स का प्लेसमेंट किए हुए हैं। ये कंडक्टर्स इस तरीके से, इन कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स को आर्मेचर कंडक्टर के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, कोर किसको बोलते हैं? जैसे ट्रांसफार्मर में ये इसी को हम लोग बोलते थे कोर, कि कोर के ऊपर में ही वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते थे। सिमिलरली इस कोर के ऊपर में यहाँ पे स्लॉट्स प्रोवाइड करके कट करके कंडक्टर्स प्लेस किए हुए हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स या फिर आर्मेचर वाइंडिंग। इसीलिए इस पूरे कंप्लीट सेटअप को हम लोग क्या कह रहे हैं? आर्मेचर कोर। और इन वाइंडिंग्स को क्या कह रहे हैं? रेड कलर के पेन से जो प्लेस्ड है, आर्मेचर वाइंडिंग। कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा आर्मेचर कोर भी कैसे बना होगा? हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं हमारे पास, सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हैं। लाइक आयरन, कि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, गुड इलेक्ट्रिसिटी और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, कि गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, राइट।
एक्चुअली आयरन बैड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, तो यहाँ पे इंसुलेशन फिल करके रखते हैं हम लोग कि रेड कलर के पेन और आर्मेचर कोर के बीच में इंसुलेशन फिल करके रखेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्क्यूटिंग हो जाएगा। तो ये इंसुलेशन यहाँ पे ऐसा ऐसा फिल करके आर्मेचर कोर को और आर्मेचर कंडक्टर से सेपरेट करके रखते हैं, राइट। तो ये फिनोमिना हुआ। और फील्ड वाइंडिंग और पोल कोर, ये पोल कोर के नाम से जानते हैं इसको। तो उन दोनों के बीच में भी हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि पहले पोल कोर के ऊपर में इंसुलेशन फिल करेंगे एस्बेस्टस माइट का या फिर सेल्यूलोज, पीवीसी, इस तरीके के इंसुलेशन प्रोवाइड करके उसके ऊपर में फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो क्या क्या पार्ट हो गया, स्टेटर हो गया, योक समझ में आ गया, योक में कितनी फ्लक्स लाइंस होती हैं 5/2, एंड शाफ्ट समझ में आ गया। शाफ्ट यहाँ पे ये ब्लू कलर के पेन से बीचों बीच शाफ्ट रोटर में इंसर्ट करके रखेंगे। आर्मेचर कोर क्या होता है समझ में आ गया, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है समझ में आ गई, एंड पोल समझ में आ गया, इसको पोल कह रहे हैं, एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन टॉप ऑफ दी पोल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसका जो अदर सेक्शन है कि ये फ्रंट व्यू देखने के लिए मिल रहा है और साइड व्यू अगर देखना है आपको, ये क्या है, फ्रंट व्यू मशीन का। अगर आपको साइड व्यू चाहिए, और ये मशीन का साइड व्यू। तो ये देखिए साइड व्यू में ये पूरा का पूरा योक वाला पार्ट है जो कि स्टेटर के नाम से जान रहे हैं, स्टेटर। और यहाँ पे बुल आई काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी बुल आई हम लोग प्लेस करके रखते हैं। ये पूरा का पूरा स्टेटर का पार्ट है और उसमें एन और एस पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि साइड व्यू में दो ही पोल्स दिख रहे हैं और बाकी दोनों फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं ड्रॉ किया हुआ है। तो 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, कितनी भी पोल की मशीन हो सकती है। और बीचों बीच देखिए यहाँ पे पोल और रोटर के बीच में एयर गैप अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे एयर गैप था। और यहाँ पे ये रोटर है और रोटर में रोटर कंडक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जान रहे हैं। और ये बीचों बीच में शाफ्ट रखा गया है। शाफ्ट को स्टेटर के फ्रेम में अरेंज करने के लिए, आउटर पार्ट में मशीन के अरेंज करने के लिए बियरिंग काइंड ऑफ फिनोमिना यूज करते हैं हम लोग, बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। कि आप हवा में तो रखेंगे नहीं उसको, कहीं पे से स्टिक करके रखेंगे ना, ताकि पोल्स, स्टेटर पोल्स और रोटर के बीच में एयर गैप मेंटेन रहे। तो बॉल बियरिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि शाफ्ट को रन करना है, तो बॉल बियरिंग्स के हेल्प से वो इजीली रन कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि बॉल बियरिंग्स ना यूज़ करें तो ऑन टॉप ऑफ द स्टेटर रोटेट करेगा, तो जो कि घिस जाएगी रोटर और मशीन आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से। एंड देन जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ था कि कम्यूटेटर यूज करते हैं, ऑन टॉप ऑफ द कम्यूटेटर ब्रश काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है एंड ब्रशेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करके लोड तक पहुंचाते हैं हम लोग, राइट। तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिटेल्ड डिस्कशन होगा, थ्योरेटिकल डिस्कशन जो भी है वो सब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करते हैं। आज के सेशन में आपको ये समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से रहता है डीसी मशीन का। नेक्स्ट सेशन में और भी ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम लोग, राइट। तो ये आपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर लीजिएगा और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सारी की सारी चीज़ें आपको अपने मन से मत लिखिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रॉपरली उसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, और नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में, डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में आगे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।